गाजा में युद्ध के बीच दुनिया की लाइफलाइन है जाने वाले लाल सागर में इन दिनों मिसाइलों की बारिश हो रही है। समुद्र के अंदर ड्रोन हमलों ने तो अमेरिकी नौसेना की भी टेंशन बढ़ा दी है। लाल सागर दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में से एक है। इस लड़ाके से गुजर रहे समुद्री जहाजों पर ईरान समर्थित हूती विद्रोही लगातार हमले कर रहे हैं। हूतियों की इस हरकत से पूरे लाल सागर में अफरा तफरी का माहौल है। ये हूती मशीन गन से लैस होकर स्पीड बोट से डाकुओं की तरह समुद्री जहाजों को अगवा करने की कोशिश कर रहे हैं। हूतियों ने कुछ जहाजों को तो अपने कब्जे में भी कर लिया है। हाल ही में यमन की हूती सेना ने अमेरिका के डिस्ट्रॉयर शिप और कार्गो शिप पर हमला किया है। यमन की सेना के प्रवक्ता जनरल याह्या सारी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि यमन के हूती सेना ने अमेरिकी डिस्ट्रॉयर और कार्गो शिप पर मिसाइलें दागी हैं। जनरल याह्या सारी का कहना है कि अमेरिकन कार्गो शिप इजराइल की तरफ बढ़ रहा था, तभी उस पर मिसाइलें दागी गई। उनका कहना है कि अमेरिकी डिस्ट्रॉयर शिप पर हमले के कुछ घंटे बाद ही कार्गो शिप पर हमला किया गया। इसके पहले अमेरिका ने दावा किया था कि यमन की सेना की तरफ से जो मिसाइलें दागी गई थी, जिसे डिस्ट्रॉयर शिप ने हवा में ही मार गिराया है, जबकि यमन की सेना का कहना है कि उनकी मिसाइलें अपने निशाने पर लगी हैं। क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं। दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन वॉर के बीच हर किसी को लग रहा था कि इजराइल और उसके सपोर्टर अमेरिका और यूरोप के खिलाफ फिलिस्तीन का साथ देने के लिए 57 मुस्लिम देशों में जो सबसे ताकतवर माने जाते हैं, यानी कि तुर्की या सऊदी अरब जैसे ताकतवर देश सामने आएंगे। लेकिन इन देशों ने जब धोखा दे दिया तो मदद के लिए एक ऐसा देश सामने आया जिसके सामने आने की उम्मीद भी किसी ने नहीं की थी, यानी कि यमन। यमन ने शुरुआत में जब इजराइल को धमकी दी तो सबको लगा कि यह भी तुर्की की तरह हवाबाजी करके दुनिया का अटेंशन ग्रैब करना चाह रहा था। लेकिन फिर यमन ने इजराइल के ऊपर कुछ लॉन्ग रेंज के बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन से हमले कर दिए, जिनमें से कुछ को हवा में ही इंटरसेप्ट कर दिया गया और कुछ जाकर इजराइल के शहरों पर गिरी। तब लोगों को लगा कि अब कमजोर देश यमन पर अमेरिका या इजराइल एक स्ट्राइक करेंगे और इसकी हालत खराब हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, हुआ कुछ उल्टा। इस जंग को 4 महीने हो चुके हैं। यमन ने इजराइल, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और नॉर्वे सहित वर्ल्ड सुपर पावर की हालत खराब करके रख दी है। हालांकि एक तरह से इसने अमेरिका को भी हरा दिया है। दोस्तों, लाल सागर में ब्रिटेन और अमेरिका मिलकर हूती विद्रोहियों से खुलकर लड़ाई लड़ रहे हैं। दोनों देशों ने मिलकर लाल सागर में हूती विद्रोहियों की हरकतों का करारा जवाब दिया है। ये हूती विद्रोही नवंबर से ही लाल सागर में जाने वाले अंतरराष्ट्रीय मालवाहक शिप्स को निशाना बना रहे हैं। यमन के हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर इसी कारण से अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर हवाई हमले किए हैं। लेकिन यमन के हूतियों ने भी दोनों देशों के ठिकानों पर पलटवार किया है। बौखलाए हुए हूतियों ने अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाकर एंटी शिप क्रूज मिसाइलें दागी हैं। आपको बता दें कि अमेरिकी वायुसेना ने हूती ठिकानों पर पहला हवाई हमला करने के बाद कहा था कि उसने यमन में हूती द्वारा इस्तेमाल किए गए 16 ठिकानों पर 60 से अधिक जगहों पर हमला किया है। यमन की राजधानी सना और अल हुदायदा में अमेरिका और ब्रिटेन ने मिसाइलें दागी थी। ये दोनों शहर लाल सागर बंदरगाह क्षेत्र में हूतियों के गढ़ माने जाते हैं। हूती अधिकारियों ने जवाबी प्रतिक्रिया में ब्रिटेन और अमेरिका को चेतावनी दी है। हूती विद्रोहियों ने भी अमेरिका और ब्रिटेन को चेतावनी देकर कहा है कि उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इससे पहले दोस्तों, अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक 9 जनवरी को यमन ने फिर से अमेरिका और यूके पर एक बड़ा हमला किया है। यमन अभी तक 2-3 मिसाइलें ही एक साथ फायर कर रहे थे और अमेरिका के स्पोक पर्सन ने यह भी बताया कि यमन की तरफ से 18 ड्रोन, 2 एंटी शिप क्रूज मिसाइल और 1 एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल जो फायर की गई थी, उन्हें अमेरिका और यूके की नेवी ने डिस्ट्रॉय कर दिया है। मतलब इससे भी ज्यादा यमन ने मिसाइल फायर की थी, जिसमें से 21 को अमेरिका और इंग्लैंड की नेवी ने डिस्ट्रॉय कर दिया। इसमें एंटी शिप क्रूज मिसाइल और एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल का भी जिक्र किया गया है। आपको बता दें कि एंटी शिप क्रूज मिसाइल गाइडेंस मिसाइल होती हैं, जिनका डायरेक्शन भी चेंज किया जा सकता है। यानी उसे जब दुश्मन की तरफ यमन या कोई भी देश फायर करता है तो रास्ते में अगर उसका टारगेट अपनी जगह बदलता है तो ये मिसाइल भी गाइडेंस सिस्टम के थ्रू अपने डायरेक्शन को बदल सकती है। ये काफी एडवांस वेपन होता है। वहीं दूसरी तरफ इन्होंने एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल भी फायर की थी, जो एक बार टारगेट सेट करके फायर की जाती है तो वापस अपना डायरेक्शन नहीं चेंज कर सकती। यमन के इन हमलों से अमेरिका, इजराइल और उसके सपोर्टर्स को काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा है। अब दोस्तों, अगर आप यमन को देखें तो दुनिया के सबसे कमजोर देशों में से एक माना जाता है। वहीं अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश है और अमेरिका का कहना है कि हमारे पास यमन से लड़ने के लिए वॉरशिप कम है, इसीलिए हमें कई देशों की मदद की जरूरत रहेगी। जबकि अगर हम लिखित डेटा को देखें तो अमेरिका की जो नौसेना है उसने यमन का मुकाबला करने के लिए रेड सी में उतारा है। उसके पास इतने ज्यादा फाइटर प्लेन्स हैं कि दुनिया के किसी भी देश की एयरफोर्स के पास इतने फाइटर जेट मौजूद नहीं है जितने अमेरिका की नेवी के पास मौजूद है। फिर भी उस छोटे से यमन का मुकाबला अमेरिका नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसे पता है कि पिछले 10 सालों से यह देश एक गृह युद्ध को भी झेल रहा है। फिर भी वो लगातार अमेरिका और उसके समर्थित देशों की सेना से लड़ता रहा और पीछे हटने की बजाय आगे बढ़ा है। इसी वजह से वो काफी ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं। अमेरिका ने शुरुआत में अपनी नेवी भेजने के बजाय उसे काफी ज्यादा डराया और धमकाया था, क्योंकि रेड सी क्राइसिस की वजह से पहले ही रशिया और यूक्रेन वॉर की मार झेल रहे हैं। यूरोप पर और भी ज्यादा महंगाई का प्रेशर बनता जा रहा है। दोस्तों, रशिया भी दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक देशों में से एक है
और यूरोप की ज्यादातर एनर्जी रूस से आती थी। और रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से यूरोपीय कंट्रीज अमेरिका और अपनी खुद की पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के चक्कर में रशिया पर बहुत ज्यादा प्रतिबंध लगा चुकी है। इसी वजह से वो चाहकर भी रूस से ऑयल को इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। तो वहां पर फ्यूल के दाम ऑलरेडी बढ़ रहे थे। उन्होंने मिडिल ईस्ट से और भी ज्यादा ऑयल इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, जिसमें से अल्जीरिया भी एक ऐसा देश है। और अल्जीरिया एक ऐसा देश है जिसने इजराइल के ऊपर ऑफिशियली वॉर डिक्लेयर कर रखा है। वो जंग नहीं लड़ रहा है, लेकिन लिखित रूप से उसने इजराइल के खिलाफ जंग डिक्लेयर कर दी थी ताकि वो फिलिस्तीन के लोगों को अपना सपोर्ट दिखा सके। यूरोप इस टाइम अल्जीरिया से सबसे ज्यादा ऑयल खरीद रहा था। इसके अलावा सऊदी अरब, कतर, जितने भी देश यहाँ पड़ते हैं, उन सब से जो ऑयल गुजर कर जाता है वो यमन के पास से गुजरता है। और यहाँ पर यमन के हूती ने ऑलरेडी वार्निंग दे रखी है कि हम कोई भी शिप अगर इजराइल और अमेरिका से जुड़ा है तो उसे यहाँ से गुजरने नहीं देंगे। बाकी के शिप्स यहाँ से गुजर सकते हैं, पर दोस्तों बाकी के शिप को भी खतरा है, क्योंकि जब कोई मिसाइल या ड्रोन फायर करते हैं तो वो मिसफायर होकर किसी भी शिप पर गिर सकते हैं। और बहुत से यूरोपियन कंट्रीज ने यह भी बताया कि उनके शिप पर भी हमला हुआ है। तो इसको रोकना यूरोप और अमेरिका के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था, लेकिन फिलहाल वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले अमेरिका ने अपने नेवी को मैदान में उतार दिया था, ये सोचकर कि दुनिया के सबसे ताकतवर देश हम हैं, तो हम उसे आसानी से हरा देंगे। पर दोस्तों हुआ क्या, अमेरिका की धमकी के बाद इन लोगों ने अमेरिकी नेवी के ऊपर ही ड्रोन और मिसाइल फायर कर दी थी। इसके बाद अमेरिका ने अपनी मदद के लिए और भी कई सारे देशों को बुला लिया था और एक नेवल अलायंस बनाई, जिसमें बहुत से देश शामिल होने वाले थे, लेकिन बाद में पीछे हट गए, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस जो कि काफी ताकतवर देश है। इसके अलावा स्पेन और बहुत से देशों को अमेरिका शामिल करना चाहता था, वो भी डर के मारे शामिल नहीं हुए, जिनमें से सऊदी अरब, यूएई और इजिप्ट, जॉर्डन जैसे देश शामिल हैं। ये सभी देश अमेरिका के बहुत बड़े अलाय हैं। जब इतना सब करने के बाद भी अमेरिका इन लोगों को रोक नहीं पाया, तो बहुत सारी यूरोपियन शिपिंग कंपनीज ने अपने ऑपरेशन को रेड सी में रोक दिया। रेड सी दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट समुद्री मार्ग है, जहां से यूरोप को 30% ऑयल सप्लाई होता है। और अगर किसी भी ऑयल टैंकर में कोई मिसाइल आकर लग जाती है तो काफी बड़ा हादसा हो सकता है। इस बीच दोस्तों बीते गुरुवार को बेंजामिन नेतन्याहू ने वैश्विक दबाव को मद्देनजर रखते हुए कहा कि चाहे पूरी दुनिया मेरे खिलाफ क्यों न हो जाए, लेकिन यह लड़ाई नहीं रुकेगी। हमारी सेना गाजा पट्टी में दुश्मन का मुकाबला करती रहेगी। इस बात का मुझे बहुत दुख है, लेकिन मैं अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद इतना बड़ा फैसला ले रहा हूं और इसमें हमें कोई नहीं रोकेगा। और हम तब तक अपने दुश्मन का सामना करेंगे जब तक हम उसे हरा नहीं देते। ये लड़ाई बढ़ते दिन और समय के साथ एक विकराल रूप लेती जा रही है। हमास की बेरहमी और बहादुरी को देखकर लग रहा था कि इस जंग का विजेता हमास होगा, लेकिन नेतन्याहू के इस फैसले ने हर किसी को दुविधा में डाल दिया है कि आखिर इस लड़ाई में जीत किसकी होगी, किसका पलड़ा ज्यादा भारी होगा और कौन देश किस पर राज करेगा। क्योंकि एक तरफ इजराइल है जो कि हारने या हमले रोकने के लिए तैयार नहीं है, वहीं दूसरी तरफ हमास के लड़ाकू ने भी एक ऐसी चाल चली है जिसे देखकर हर कोई बौखला गया है। भले ही हमास इजराइल जैसे देश के सामने एक छोटी सी पार्टी है, लेकिन इसकी ताकत को हमें कम नहीं समझना चाहिए। कुछ ही समय पहले हमास के लड़ाकों ने एक ही झटके में न सिर्फ इजरायली टैंक्स को धुएं में उड़ा दिया था, बल्कि इजरायली सैनिकों को भी मौत के घाट उतार दिया था। बेंजामिन नेतन्याहू ने बताया कि हमास के इन हमलों में करीब 10 इजरायली सैनिक मारे गए थे। वैसे हम सब अच्छे से जानते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू अपने नुकसान को कभी खुलकर नहीं बताते हैं। वो हमेशा ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि उन्हें दुश्मन से बहुत कम खतरा है और उनके देश में इस जंग से ज्यादा असर नहीं पड़ रहा है। लेकिन फिलहाल तो दोस्तों मंजर ऐसा है कि हमास के लड़ाके इजराइल पर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हमास न सिर्फ इजराइल के मजबूत से मजबूत टैंक पर बमबारी कर उनकी ताकत कम कर रहा है, बल्कि इस जंग को जीतने के लिए उनके कई सैनिकों को भी अपना निशाना बना रहा है। तो वहीं इजराइल भी हमास का यह रूप देखकर उसके लोगों पर गुस्सा उतारता हुआ नजर आ रहा है। और यही वजह है कि जो अब तक ऑपरेशन इजराइल ने हमास के लड़ाकों को मारने के लिए चलाए थे, उसमें अगर 10% हमास के लड़ाके मर गए हैं तो 90% गाजा के मासूम लोगों की भी बलि चढ़ चुकी है। यही वजह है कि मुस्लिम देश इजराइल के बेरहम रूप और हमलों की वजह से उसका विरोध कर रहे हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए।